हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पशुओं का प्रजनन। पशुओं में क्या प्रजनन होता है, कैसे प्रजनन कराया जा सकता है, प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं, कितने उसके प्रकार के बारे में भी चर्चा करेंगे। किस नस्ल से कौन सी नस्ल का उत्पादित हो रहा है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो अपन सबसे पहले आ जाते हैं कि जो ये मुर्रा भैंस है, और जो सूरती भैंस है, इन दोनों का क्रॉस प्रजनन कराया तो उससे महसाना भैंस बनी। महसाना गुजरात की नस्ल है, जो महसाना जिले से आती है, इसलिए इसका नाम महसाना पड़ गया है ना। मुर्रा सबसे ज़्यादा दूध देने वाली, और ये सूरती जिसके दराती के आकार के सींग होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। यौवन अवस्था। यौवन अवस्था पुर्बर्टी बोलते हैं। यौवन अवस्था को पुर्बर्टी, इंग्लिश में पुर्बर्टी बोलते हैं इसको, यौवन अवस्था को, है ना। पशुओं के वयस्क होने पर प्रथम लक्षण है कि पशुओं के जनन अंग सक्रिय हो जाते हैं। जब पशु में वयस्क होने लगते हैं तो उसका प्रथम लक्षण क्या होता है कि वो पशुओं के जनन अंग सक्रिय हो जाते हैं ना। ये जैसे कि आप फोटो में देख सकते हो, ये वयस्क है। ये जितने भी जानवर है, गाय है, ये सारी वयस्क है। प्रथम बार प्रजनन की आयु को प्यूबर्टी, यौवन अवस्था का समय होता है। ये देखो कौन कौन सा समय होता है किस किस जानवरों में। तो बकरी, भेड़ के अंदर होता है 12 से 18 माह, ये आप ध्यान रखना। भेड़ के अंदर होता है 12 से 18 माह। बकरी के अंदर होता है 15 से 19 माह। कितना? 15 से 19 माह बकरी के अंदर। संकर विदेशी गाय, मतलब संकर प्रजनन विदेशी गाय 20 से 24 माह, मतलब इसके अंदर 2 साल का समय, 2 साल के बाद इसमें यौन अवस्था गाय के साथ करवा सकते हैं। भारतीय गाय में 36 से 40 महीने, और भैंस के अंदर 36 से 42 महीने, और ऊँट के अंदर 36 से 48 महीने। तो सबसे कम उम्र भेड़ की है, जिसमें भेड़ में यौवन अवस्था, मतलब उनके अंदर प्रजनन कराया जा सकता है ना। फिर बकरी, फिर विदेशी गाय, फिर भारतीय गाय, फिर भैंस, फिर ऊँट, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। और इनका मध्यकाल है ना, इस अवधि में पशु मादा पशु नर पशु के साथ संभोग का इच्छुक होता है, उसे मध्यकाल बोलते हैं ना। और इसे गर्मी आना भी कहते हैं, इसी को ही गर्मी आना बोलते हैं। पशु को गर्भित कराने का काल मध्यकाल व अंतिम अवस्था है। नर ऊँट का मध्यकाल के लक्षण होते हैं कि तालू को फुलाकर बाहर की तरफ निकालना। ये देखो, इसकी जो जीवान होती है उसको फुलाकर ये बाहर की तरफ निकाल सकते हो, उसको गुल्ला भी कहते हैं, है ना। ये ऊँट के अंदर लक्षण होता है जब उनको ये प्रजनन करवाते हैं या यौवन अवस्था में आते हैं ना। और मध्यकाल किसे बोला जाता है? जब मादा पशु और नर पशु के संभोग की इच्छुक होता हो, और इसे गर्मी आना भी कहते हैं ना। आगे बढ़ते हैं। मध्य चक्र। मध्य चक्र दो मध्य कालों के बीच की अवधि होती है। जो मध्य चक्र होता है वो 2 मध्य कालों के बीच की अवधि होती है ना। जैसे ऊँट के अंदर 23 से 24 मध्य चक्र है, तो मध्य काल 3 से 5 दिन, है ना। और गर्भ काल का दिन होता है 385, है ना। इसी प्रकार से भेड़ का 16.5 दिन, और इनका जो मध्य काल होता है 24 से 48 घंटे, 1 से 2 दिन के। और गर्भ काल का दिन होता है इनके 147 दिन, है ना। और बकरी का होता है 151 दिन, मतलब ये 151, 5 महीने के अंदर बकरी का बच्चा आ जाता है। और गाय में 281 दिन, और भैंस में 310। भैंस में और ऊँट में सर्वाधिक समय लगता है, कम से कम 10 महीने के आसपास, और ऊँट को साल भर लग जाते हैं, है ना। गाय में 281 दिन, और बकरी में 151, और भेड़ में 147, सबसे कम भेड़ में। आगे बढ़ते हैं। नोट वाली बात, गाय व भैंस व बकरी 19 से 21 दिन के बाद पुनः मध्यकाल के लिए लक्षण प्रकट होते हैं। मतलब गाय भैंस जो बकरी होती है वो 19 से 21 दिन बाद पुनः मध्यकाल के लक्षण प्रकट हो जाते हैं, मतलब वो उनकी इच्छा, यौवन की इच्छा। गाय के जनन अंग, अंडाणु के जीवित रहने की अवधि होती है 120 घंटे, है ना। अंडाणु के जीवित रहने की अवधि होती है गाय के अंदर
20 घंटे तक, आगे 120 घंटे तक। आगे बढ़ते हैं। पशु प्रजनन की विधियां, अंतःजनन प्रजनन। अब अपन बात करेंगे प्रजनन की विधियों के बारे में कि प्रजनन की क्या क्या विधि होती है। एक ही नस्ल के पशुओं के बीच प्रजनन होता है उसे अंतर्जन प्रजनन कहते हैं। जो एक ही नस्ल, जैसे कि मुर्रा भैंस का मुर्रा भैंस के साथ ही प्रजनन हुआ है तो उसे अंतः प्रजनन कहते हैं। एक ही नस्ल में पशुओं के बीच प्रजनन होना अंतः प्रजनन कहते हैं। एक ही नस्ल के पशुओं के बीच 4 से 6 पीढ़ियों तक संगम मीटिंग कराया जा सकता है। मतलब एक ही नस्ल के पशुओं के बीच है ना 4 से 6 पीढ़ी तक संगम कराया जा सकता है, मतलब मीटिंग, है ना। और अंतः प्रजनन के जनन क्षमता तथा उत्पादक घट जाती है, इससे संतान कमजोर हो जाती है। इससे क्या होता है कि एक ही नस्ल से अपन संभोग कराते हैं तो उससे ना आने वाली संतान कमजोर भी पैदा होती है ना, तो ये होता है। आगे बढ़ते हैं। अंतर प्रजनन आप समझ ही गए होंगे, एक ही नस्ल के बीच में प्रजनन होना ये अंतर प्रजनन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। बही प्रजनन के बारे में अपन चर्चा करते हैं। बही प्रजनन उन पशुओं का संगम कराया जाता है जिसके आपस में कोई संबंध नहीं होता, मतलब जिनका आपस की कोई संबंध नहीं, उनकी नस्ल में कोई संबंध नहीं है। एक ही नस्ल के पशुओं के बीच संगम होता है लेकिन दोनों पशुओं के पूर्वजों में समानता नहीं होती। समझ रहे हो कि उनके जो पूर्वज है वो अलग अलग है, बाकी नस्ल के पशुओं के बीच, एक ही नस्ल पशुओं के बीच संगम होता है लेकिन दोनों पशुओं के जो पूर्वज में समानता नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं, है ना। जैसे कि सफ़ेद बिल्ली है और उसके बच्चे ब्राउन भी हो सकते हैं। जैसे सफ़ेद गाय है तो उसके बच्चे रेड भी हो सकते हैं। तो ये आगे बढ़ते हैं। ये बही प्रजनन है। बही संकरण, अब आ जाते हैं बही संकरण पे। तीसरा नंबर का है, ऐसे पशुओं के बीच संगम होता है जिसकी 4 से 6 पीढ़ियों तक नर तथा मादा दोनों में कॉमन वंशावली नहीं होनी चाहिए, मतलब दोनों में कॉमन वंशावली नहीं है। यह विधि पशुओं के प्रजनन के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है। कौन सी? बही संकरण। एक तो है बही प्रजनन और एक है अंतः प्रजनन और एक है बही संकरण, जिसमें 4 से 6 पीढ़ी तक नर मादा के दोनों में कॉमन वंशावली नहीं होनी चाहिए। ये सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर का संकरण, है ना। अभी अपन ने बही संकरण पढ़ा था और वो सबसे श्रेष्ठ थी। ये श्रेष्ठ नस्ल के नर तथा मादा के बीच संगम कराया जाता है। इसी प्रकार के संगम को दोनों पशुओं के श्रेष्ठ गुणों का संयोजन में मदद मिलती है। इसी विधि से पशुओं की नई किस्म भी विकसित की जाती है। दोनों विभिन्न जातियों के नर तथा मादा पशु दोनों में लैंगिक जनन संकरण प्रजनन कहलाता है। जो लैंगिक जनन संकर प्रजनन कहलाता है कब? जब नर दोनों विभिन्न जातियों की हो एवं जो श्रेष्ठ नस्ल होती है ना, जो श्रेष्ठ नस्ल नर की और मादा के बीच में जो संगम कराया जाता है वो संकरण हो गया। इसी प्रकार के संगम से दोनों पशुओं के श्रेष्ठ गुणों में संयोजन मिलती है, मतलब बेस्ट क्वालिटी का जो उससे जो प्रजनन कराया जाता है वो संकरण होता है। इस विधि में से पशुओं में नई किस्में भी विकसित हो जाती है। अगर नई नई किस्में भी विकसित हो जाती है जो दो विभिन्न जातियों के नर तथा मादाओं के द्वारा लैंगिक जनन संकरण प्रजनन भी कहलाता है। समझ गए आप इसकी बात को? आगे बढ़ते हैं। मैं खुद समझ गया, आप नहीं समझोगे या आप भी समझ गए होंगे। संकरण विधि द्वारा भेड़ में एक नई नस्ल हिसरडेल विकसित की गई है जो बीकानेरी एविज मादा व मेरेनो रैम नर से संकरण से विकसित हुई है। जो ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, जो ये भेड़ की नस्ल है संकरण विधि से हुई है। जो नई नस्ल विकसित हुई है हिसरडेल विकसित की गई है जो बीकानेरी एविज मादा व मरेनो रैम नर से संकरण से विकसित हुई है ना। यह आप ध्यान रखना। हेरिस तो क्या बोल रहा हूँ मैं, हिसरडेल वर्तमान भेड़ से श्रेष्ठ गुण वाली भेड़ है। जो ये हिसरडेल वर्तमान की जो भेड़ है ये सबसे श्रेष्ठ गुण वाली भेड़ है। जो बीकानेरी एविज व मरेनो रेम्स जो मेंढा व मेष भी कहते हैं, जिससे कौन सी भैंस हुई है? हिसरडेल। ये नस्ल ये सबसे सर्वश्रेष्ठ है। आगे बढ़ते हैं। संकरण के प्रकार, संकरण के भी प्रकार होते हैं। क्रिस क्रॉसिंग, ती संकरण, चरम संकरण, पृथ्वी संकरण। तो अपन सबसे पहले बात करेंगे क्रिस क्रॉसिंग क्या होती है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। जो क्रिस क्रॉसिंग है ये देखो, दो विभिन्न नस्लों के नर
वह मादाओं के संभोग कराते हैं। जो दो विभिन्न नस्लों के जो नर है वह मादाओं के साथ संभोग करा सकते हैं, मतलब दो अलग नस्ल व एक मादा के साथ। और त्रिसंकरण क्या होता है? त्रिसंकरण ट्रिपल क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है कि नए नंबरवार संकरण भी कहते हैं इसे, नए नंबरवार। ट्रिपल संकरण को ट्रिपल क्रॉसिंग। और इससे पहले वाली कौन सी थी? क्रिस क्रॉसिंग। त्रिसंकरण क्रॉसिंग इसमें होता है, इसे नंबरवार संकरण भी कहते हैं। एक से अधिक विभिन्न नस्लों के साथ पशुओं का सहवास कराया जाता है। एक से अधिक विभिन्न नस्लों के साथ नाम से समझ सकते हो आप त्रिसंकरण। आगे भी बढ़ते हैं अपन चरम संकरण पर, टॉप क्रॉसिंग। इस प्रजनन में मादा पशु अपनी वंशावली व अंतिम सांड से सहवास करती है। अंतिम सांड से सहवास करती है वंशावली के। आगे बढ़ते हैं प्रति संकरण बैक क्रॉसिंग। इसका भी आप ध्यान रखना, ये इंग्लिश में भी नाम आ सकता है पशु परिचर में। आगे बढ़ते हैं अपन दो विभिन्न नस्लों के नर व मादा पशुओं के संभोग कराया जाता है। इससे उत्पन्न संतान को दोबारा अपने प्रत्येक से संभोग कराया जाता है। इस विधि का उपयोग आनुवंशिक अध्ययन हेतु भी करते हैं ना। दो विभिन्न नस्लों के नर व मादा पशुओं का संभोग कराया जाता है। इससे जो उत्पन्न संतान दोबारा से अपने प्रत्येक से संभोग कराया जाता है। इसी विधि को आनुवंशिक अध्ययन भी कहते हैं, जिसे प्रत्य संकर भी बोलते हैं ना। ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। अब आ जाते हैं प्रसंकरण पे। प्रसंकरण क्या होता है? इस विधि के अंतर्गत विभिन्न जाति अथवा प्रजाति के नर मादाओं को पारिवारिक सहवास होने के लिए संतानोत्पत्ति होती है। जैसे कि घोड़े और गधे के संभोग से खच्चर पैदा हुआ है, अलग अलग, समझ रहे हो ना आप। इसे प्रसंस्करण बोलते हैं। अंतर्गत विभिन्न जाति व एवं प्रजाति के नरों के साथ कराने से। जैसे कि घोड़ा है, प्रजाति एक है, बाकी नस्ल अलग अलग है, और उन दोनों नस्ल में संभोग कराने से खच्चर पैदा हुआ है, घोड़ी और गधे में से। तो आगे बढ़ते हैं। संकरण के लाभ है। संकरण से नई नस्ल पैदा होती है। इससे पशु बहुत तेज व फुर्तीला व अधिक उत्पादन वाला होता है। रोग प्रतिरोधक शक्ति और क्षमता भी अधिक होती है। इम्पोर्टेंट है संकरण, क्यों इम्पोर्टेंट है ना। चलो आज अपनी क्लास यहीं ख़त्म होती है। 12 मिनट की क्लास है, पशु परिचर के लिए लाभदायक ये क्लास है। पार्ट बी की टॉपिक है संकर प्रजनन, जिसके अपने बारे में प्रजनन के टॉपिक के बारे में चर्चा करी है, और संकरण प्रजनन के बारे में भी हमने चर्चा करी है। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।